पिछले एपिसोड में हमने देखा बेगर ब्रांच लीडर ने डेथ सोल एजेंसी के लीडर यानी अजूर असैसिन को जिंदा ही डिसमेंबर कर दिया था और उसके बाकी ब्रदर्स सेंट्रल प्लेन को छोड़कर वहां से निकल चुके थे। और अब यहाँ से कहानी कंटिन्यू होती है। हम देखते हैं कि फोर ब्रदर लाइचू को लेकर जंगल के रास्ते वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था और अपने घोड़े को फुल रफ्तार पर चला रहा था कि अचानक वो किसी चीज को देखकर घोड़े को रोक लेता है। हम देखते हैं कि वो दो लोग थे। वो उनसे कहता है कि अच्छा हुआ जो मैंने घोड़े को टाइम पर रोक लिया, और उन्हें इस तरह सड़क को घेर कर चलने पर डांटता है। वो दोनों उससे कहते हैं कि हम कई दिनों से भूखे हैं और उससे खाने के लिए कुछ मांगते हैं। फोर्थ ब्रदर उनकी तरफ एक सिक्का उछालता है। उस सिक्के को लेकर वो दोनों उसका शुक्रिया अदा करते हैं और वो वहां से चला जाता है। जैसे ही फोर्थ ब्रदर उनकी आंखों से ओझल होता है तो वो दोनों आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। उनकी बातों से हमें समझ में आता है कि ये दोनों भिखारी भी बेगर सेक्ट के ही मेंबर्स थे और उनको उनकी गिल्ड की तरफ से डेथ सोल एजेंसी के मेंबर्स पर नजर रखने का काम दिया गया था। वो दोनों भिखारी सिग्नल देकर अपने सेक्ट मेंबर्स को खबर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो सिग्नल फायरवर्क को इग्नाइट करते, वो देखते हैं कि फोर्थ ब्रदर वापस लौट आया था और अगले ही सेकंड वो पहले बेगर की गर्दन उड़ाता हुआ आगे निकल जाता है। जब तक वो अपने घोड़े को मोड़ता है तब तक दूसरा बेगर फाइट करने के लिए तैयार था, लेकिन जो भी हो फोर्थ ब्रदर एक ट्रेंड असैसिन था तो वो उसे बड़ी ही आसानी से काटता हुआ आगे निकल जाता है। सीन चेंज होता है और हम एक गाँव का आउटस्कर्ट एरिया देखते हैं जहाँ फोर्थ ब्रदर और लाइचू भी पास के ही एक मकान में छुपे हुए थे। फोर्थ ब्रदर लाइचू को देखता है और कहता है, तुमने अब तक मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा, क्या तुम जानना नहीं चाहते हो कि यहाँ क्या हो रहा है? लाइचू जवाब देता है कि अगर मुझे इस बात को जानने की ज़रूरत होती तो आप मेरे बिना पूछे ही मुझे इस सवाल का जवाब दे देते। फोर्थ ब्रदर उसके जवाब को सुनकर इम्प्रेस था, लेकिन वो इस बात को जाहिर नहीं करता है। वो उसे बताता है कि हम सेंट्रल प्लेन्स को छोड़ने वाले हैं क्योंकि सेंट्रल प्लेन से बाहर निकलते ही ग्रेट 10 सेक्ट्स की अथॉरिटी खत्म हो जाएगी। हालांकि हमें हेवनली डेथ सेक्ट की तरफ से बताया गया था कि कोई भी हमारा पीछा नहीं करेगा, लेकिन तुम देख सकते हो कि सिचुएशन बिल्कुल इससे उलट है। लाइचू पूछता है कि क्या वो लोग डेथ हेवनली सेक्ट से भी ज़्यादा डेंजरस हैं? फोर्थ ब्रदर उसे बताता है कि ये लोग इतने डेंजरस हैं कि अपने एक इशारे से ही वो डेथ हेवनली सेक्ट को तबाह कर सकते हैं। मेरे भाई, मैं और तुम, हम सभी लोग बहुत ख़तरनाक सिचुएशन में फंस चुके हैं। लाइचू कहता है कि मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। फोर्थ ब्रदर कहता है, कैसा सवाल? लाइचू घबराते हुए कहता है, मैं आपको क्या कहकर पुकारा करूं? कुछ सोच कर फोर्थ ब्रदर कहता है कि तुम मुझे मास्टर कह सकते हो और अगर हम इस जगह से जिंदा बचकर निकल जाते हैं तो मैं तुम्हें टीच करूंगा। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि वहाँ एक आदमी आता है जो उसे बताता है कि इस जगह से भागने के लिए उसने उसके लिए एक बोट का इंतजाम कर दिया है जो इस टाइम बायका फेरी पॉइंट पर खड़ी हुई है और उसने उस बोट की नॉट को येलो रंग का बांधा है ताकि उन्हें उसे ढूंढने में कोई परेशानी न हो। फोर्थ ब्रदर उस आदमी का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि आप मुझे शुक्रिया कहकर मुझे शर्मिंदा न करें। आपने मेरे पेरेंट्स की मौत का बदला लेने में मेरी मदद की थी, उसके बदले में मेरी ये मदद तो कुछ भी नहीं है। फोर्थ ब्रदर फिर भी उसका शुक्रिया अदा करता है और अपना घोड़ा उसे गिफ्ट करके वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेगर सेक्ट का ब्रांच लीडर अपने अंडरलिंग्स के साथ बैठा हुआ था। ऑब्लिटरेशन पूरा हो जाने के बाद भी वो अभी इस इंसिडेंट को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाया था। वो अपने स्टूडेंट्स को बताता है कि किस तरह से उसने अजूर असैसिन को सज़ा दी थी और ये सज़ा सिर्फ विक्टिम के लिए ही नहीं बल्कि पनिशर्स के लिए भी इतनी मुश्किल होती है कि इसे अच्छे से एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है। और यही वजह है कि 10 ग्रेड सेक्ट ने इस काम के लिए मुझे चूज़ किया था। उसके इतना कहने पर ही उसके स्टूडेंट्स उससे भी आगे बढ़कर उसकी तारीफ़ें करने लगते हैं। तभी एक दूसरा बेगर बीच में खड़ा होता है। वो ब्रांच लीडर को बताता है कि मैंग मैंग और इल्चुन, जिनको माउंटेन का एंट्रेंस गार्ड करने के लिए तैनात किया गया था, वो लोग अभी तक वापस नहीं आए हैं। ब्रांच लीडर कहता है कि कोई परेशानी की बात नहीं है, वो दोनों मनहूस काहिल कहीं लेटकर सो रहे होंगे। तभी वहाँ एक ओल्ड मैन पहुँच जाता है जिसके साथ 2 गार्ड थे और वो ब्रांच लीडर को डांटना शुरू करता है। वो ब्रांच लीडर से कहता है, ऑब्लिटरेशन जैसे इंपॉर्टेंट टास्क के वक्त तुम्हें मेक श्योर करना चाहिए कि कोई भी गड़बड़ी न होने पाए। ब्रांच लीडर तेजी से दौड़ता हुआ आता है और अपने हाथों को उसके सामने जोड़ता है और उससे माफ़ी मांगता है। ओल्ड मैन उसे दोबारा डांटता है कि आखिर 3 नॉट ब्रांच लीडर होने के बावजूद तुम एक नॉर्मल बेगर की तरह कैसे बिहेव कर सकते हो? ब्रांच लीडर कहता है कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब दोबारा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। फिर वो ओल्ड मैन से पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको नानियांग आने की क्या ज़रूरत पड़ गई? ओल्ड मैन गुस्से से कहता है, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ओल्ड मैन उसे बताता है, द ग्रेट 10 सेक्ट्स ने ऑर्डर जारी किए हैं। शाओलिन टेम्पल को लेसर हेवन राक्षस को पकड़ने का काम दिया गया है और माउंट हुआ के हवाले इनविजिबल असैसिन को किया गया है और इसी तरह वुडोंग सेक्ट को फैंटम ऑब्जर्वर को पकड़ने का काम दिया गया है। ब्रांच लीडर ये सुनकर हैरान हो गया। ओल्ड मैन कहता है, हाँ तुम सही समझ रहे हो।
बेगर सेक्ट को क्रिम्सन असैसिन को पकड़ने का टास्क दिया गया है और मुझे यहाँ इस मिशन का इंचार्ज बनाकर भेजा गया है। जाओ और उन दोनों लोगों की तलाश करो जो माउंटेन से गायब हो चुके हैं। बहुत मुमकिन है कि क्रिम्सन असैसिन ने उन दोनों को किल कर दिया हो। ब्रांच लीडर कहता है कि मैं फौरन वहाँ जाता हूँ। ओल्ड मैन कहता है कि अगर वो लोग वाकई ओकाई माउंटेन पर थे तो इसका मतलब ये है कि वहाँ से वो लोग बाइका की तरफ बोट लेने के लिए जाएंगे। माउंटेन के चारों तरफ सिक्योरिटी लगा दो और मोमोल विलेज में भी गार्ड्स की तादाद दोगुनी कर दो। और हाँ ब्रांच लीडर, तुम्हें ये बताना तो मैं भूल ही गया, 10 ग्रेड सेक्ट ने तुम्हें ऑब्लिटरेशन के लिए सिर्फ इस वजह से चूज किया था क्योंकि तुम्हारी नान्यान ब्रांच डेथ सोल एजेंसी की सबसे ज्यादा करीब में थी। इसलिए खुद को दिलासा देना बंद करो और काम पर लग जाओ। ब्रांच लीडर अपने सर को झुकाकर उस ओल्ड मैन से माफी मांगता है। हम शहर का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि बेगर गिल्ड के भिखारी चप्पे चप्पे पर मौजूद थे और एक भिखारी भीख मांगते मांगते क्रिम्सन असैसिन के पास पहुंच जाता है। वो कहता है भाई मुझे माफ़ करना, लेकिन अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, और बस इतना कहकर वहाँ से निकल जाता है। हम देखते हैं कि उसके जाते ही भिखारी दूसरे बेगर्स को इशारा करता है। वो लोग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। वो उन्हें बताता है कि क्रिम्सन असैसिन शहर में दाखिल हो चुका है और अपने साथी से कहता है कि फ़ौरन जाकर इस बात की खबर ब्रांच लीडर को दो। दूसरा बेगर उससे पूछता है तो तुम क्या करोगे। वो भिखारी एक बुचर से नाइफ छीन लेता है और तेजी से क्रिम्सन असैसिन की डायरेक्शन में बढ़ने लगता है। वो लोग दौड़ते हुए पूरे मार्केट में उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन क्रिम्सन असैसिन उन्हें कहीं भी नहीं मिलता है। थोड़ी देर बाद उन्हें एक ऐली में लाइशो दिखता है। वो उस ऐली में आगे बढ़ते हैं और एक कॉर्नर के पास छुप जाते हैं और तैयार होने के बाद जैसे ही वो ऐली के अंदर झांकते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ सिर्फ एक बच्चा खड़ा हुआ था। वो उससे पूछते हैं कि बच्चे तुम्हारे फादर कहाँ गए। लाइचू जानबूझकर अपनी उंगली को गलत डायरेक्शन में पॉइंट करता है। जैसे ही वो दोनों लाइचू की बताई हुई डायरेक्शन की तरफ देखते हैं, क्रिम्सन असैसिन ऊपर से जंप करता है और एक के सर पर कोनी मार के उसे सबड्यू कर लेता है। ये देखकर दूसरा बेगर उस पर चॉपर से हमला करता है, लेकिन वो बहुत ही महारत के साथ उसे भी सबड्यू कर लेता है और कुछ देर तक उसे पीटने के बाद वो उसे नाइफ से काट डालता है और उस बेगर को खत्म करने के बाद वो उसके साथी की तरफ बढ़ता है जो उसके एल्बो ब्लो की वजह से अब भी अपने सर को सहला रहा था। वो उसके बालों को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है और उसकी ही गर्दन पर उसका लाया हुआ चॉपर रख देता है। हम देखते हैं कि करीबी खड़ा लाइचू भी इन चीजों को देख रहा था। वो बेगर रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन अगले ही पल उसकी गर्दन उसके बदन से अलग हो जाती है। हालांकि इस सीन का विजुअलाइजेशन नहीं दिखाया गया था, उसके बावजूद ये सीन मुझे कुछ ज्यादा ही ग्रूसम लगा। सीन चेंज होता है और उस बोट पर शिफ्ट होता है जो बाइका में खड़ी हुई थी, यानी वही पीले रंग के नॉट वाली बोट जिसे लेकर क्रिम्सन असैसिन और लाइचू यहाँ से भागना चाहते थे। लेकिन अब शहर में इतने ज्यादा बेगर सेक्ट के लोग फैल चुके थे कि ये करना बिल्कुल नामुमकिन था। वो दोनों माउंटेन के पास एक अबैंडन्ड घर के शेड के नीचे छुपे हुए थे। क्रिम्सन असैसिन फैसला करता है कि वो लोग कुछ देर यहाँ रुककर इंतजार करेंगे और जैसे ही बेगर सेक्ट के गार्ड कुछ कम होंगे तो वो उस बोट को लेकर यहाँ से दूर चले जाएंगे। वो ये बातें लाइचू को बता ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी और अनफॉर्चुनेटली वो आदमी भी उन्हें देख लेता है। दूसरी तरफ बेगर ब्रांच लीडर अब उस ऐली में पहुंच चुका था जहां अभी अभी क्रिम्सन असैसिन ने उसके 2 आदमियों को कत्ल किया था। वो कहता है कि भले ही इन लोगों को छुरी से मारा गया हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे क्रिम्सन असैसिन का ही हाथ है। ओल्ड मैन कहता है कि वो बहुत जल्दबाजी में रहा होगा, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो एक प्रोफेशनल असैसिन होने के नाते वो इन बॉडीज को कभी भी इस तरह खुले में न छोड़ता। तभी उनके पास एक बेगर भागता हुआ आता है। वो उन्हें बताता है कि माइंग माइंग और इल्चुन का पता मिल गया है। ब्रांच लीडर कहता है वो दोनों सो रहे थे, है ना। वो बेगर डरते हुए जवाब देता है नहीं मास्टर, उन दोनों को मार दिया गया है। ये सुनकर ब्रांच लीडर गुस्से में आ गया। ओल्ड मैन कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, वो ओकाई माउंटेन से होता हुआ ही यहाँ तक बाइका आया है, यानी कि वो यहाँ से एक बोट हायर करके निकलना चाहता है। वो ब्रांच लीडर को समझाता है कि यह गुस्सा करने का टाइम नहीं है। उस आदमी ने यहाँ आकर खुद को एक केज में फंसा दिया है। अपने सभी डिसाइपल को हथियारों से लैस करके उस हरामजादे की तलाश में भेजो, वो ज़रूर अभी इसी शहर में है। ब्रांच लीडर उसकी बात मान लेता है और वैसा ही करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बेगर बहुत ज़्यादा सस्पिशियस एक्ट कर रहा था। वो क्रिम्सन असैसिन और लाइचू को देखकर स्माइल करता है और वहाँ से जाने लगता है और कुछ ही देर बाद क्रिम्सन असैसिन उसके पीछे लग चुका था। वो अपनी जान बचाकर बहुत तेज़ी से भागने की कोशिश करता है। वो बेगर फाइट में चाहे अच्छा ना हो, लेकिन वो भागने में बहुत अच्छा था। लाइचू भी उनका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक क्रिम्सन असैसिन वहाँ आ चुका था। वो लाइचू से कहता है भागो, उन लोगों ने हमें ढूंढ लिया है, और वो लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। विलेज से काफ़ी दूर आकर वो लोग ज़रा सांस लेते हैं। क्रिम्सन असैसिन लाइचू से कहता है कि अब शायद हमें बोट से निकलने का आइडिया ड्रॉप करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि असैसिन से बच के आए हुए बेगर को ब्रांच लीडर पीट रहा था। वो उससे कहता है कि तू आखिर वहाँ से भागा क्यों और तूने उसका पीछा क्यों ना किया। ओल्ड मैन कहता है कि अपनी बचकाना बातें बंद करो। तुम्हारे दिमाग में बात आ भी कैसे गई कि तुम्हारा एक सिंगल डिसाइपल सोल एजेंसी के असैसिन का मुकाबला कर सकता है। ओल्ड मैन उस बेगर के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने वहाँ क्या क्या देखा, मुझे सारी बातें डिटेल से बताओ। बेगर कहता है कि वो असैसिन वहाँ एक बच्चे के साथ छुपा हुआ था। ओल्ड मैन कहता है बच्चा। बच्चे का नाम सुनते ही वो जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है कि लेसर हेवन राक्षस, इनविजिबल असैसिन, फैंटम ऑब्जर्वर, ये सभी लोग अपने साथ एक एक बच्चे को लेकर भागे हैं और सेम यही चीज़ क्रिम्सन असैसिन के साथ भी है।
वो ओल्ड मैन कहता है कि अजूर असैसिन ने लालच में अपने भाइयों को मुसीबत में डाल दिया है। ब्रांच लीडर पूछता है वो कैसे। ओल्ड मैन उससे कहता है कि एक लंबी कहानी है, बस तुम इतना समझ लो कि वो एक औरत युन जोंग के बेबी को बचाने की कोशिश कर रहा था और उसने ऑब्लिटरेशन पनिशमेंट सिर्फ इस वजह से एक्सेप्ट की थी ताकि उसके भाई बाकी बच्चों को लेकर वहाँ से भाग सकें, और ज़रूर उन चारों बच्चों में से एक बेबी युन जोंग का होगा। ब्रांच लीडर याद रखो, अगर वो बच्चे सरवाइव कर गए तो वो बच्चे ज़रूर हमसे बदला लेने वापस आएंगे, इसीलिए उन्हें ख़त्म करना ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में वो हमारे लिए कोई ख़तरा न बने। ब्रांच लीडर अपने गूंज को ऑर्डर देता है, क्या तुमने एल्डर की बात सुनी? आज के बाद हम में से कोई भी नहीं सोएगा जब तक क्रिम्सन असैसिन को पकड़ नहीं लिया जाता। हम देखते हैं कि अब काफ़ी रात हो चुकी थी और अब रात की वजह से क्रिम्सन असैसिन और लाइचू झाड़ियों से बाहर आते हैं और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। वो लाइचू से पूछता है क्या तुम्हें भूख लगी है? लाइचू कहता है यस मास्टर, और वो खाने की तलाश में आगे निकल जाते हैं। रास्ते में क्रिम्सन असैसिन बड़बड़ाता हुआ जा रहा था कि हमें किसी भी तरह बेगर सेक्ट के लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना होगा। वो लोग वहाँ से कुछ दूर ही बढ़े थे कि उन्हें सामने एक झोपड़ी नज़र आती है। वो वहाँ जाते हैं और नॉक करते हैं। झोपड़ी के अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज़ आती है, कौन है? क्रिम्सन असैसिन कहता है कि मैं इतनी रात में आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आया हूँ, हम सफ़र में हैं और हमें काफ़ी भूख लगी हुई है। अगर आप हमें खाने के लिए कुछ फूड दे दें तो उसके बदले में हम आपको काफ़ी अच्छा पैसा देंगे। वो बूढ़ी औरत खाने का नाम सुनकर बहाना करने लगती है। वो कहती है कि मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है और बेहतर होगा कि तुम ज़रा आगे मोमोल विलेज में जाकर किसी से खाना मांगो। इससे पहले कि वो अपनी बातों को कंप्लीट करके दरवाज़ा बंद करती, उसकी नज़र क्रिम्सन असैसिन के हाथ में पड़े हुए सिक्कों पर जाती है। पैसों की लालच में आकर वो उन्हें घर के अंदर बुला लेती है और उन्हें खाने के लिए 4 डम्पलिंग्स ऑफर करती है। वो दोनों उसका शुक्रिया अदा करते हैं और खाना शुरू करते हैं। खाना खाने से पहले ही लाइचू को न जाने क्या हुआ। वो कहता है मास्टर, हम लोग मोमोल विलेज वापस तो नहीं जा रहे हैं, है ना? इतनी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी में वहाँ जाना तो सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी होगी। क्रिम्सन असैसिन उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना छोटा सा बच्चा इतनी सफाई से झूठ कैसे बोल रहा है। असल में लाइचू उस बूढ़ी औरत को फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा था। क्रिम्सन असैसिन अभी दिल में उसकी तारीफें कर ही रहा था कि अचानक दरवाजे पर नॉक होती है। वो बुढ़िया कहती है कि इतनी रात में कौन आ गया? दरवाजे के बाहर खड़े लोग जवाब देते हैं कि हम बेगर सेक्ट के डिसाइपल हैं। बुढ़िया उनसे पूछती है कि आखिर तुम्हें यहाँ क्या काम है। वो बुढ़िया को क्रिम्सन असैसिन का पोस्टर दिखाते हैं और पूछते हैं क्या तुमने इस आदमी को देखा है? ये आदमी एक मर्डरर है और इसने काफ़ी लोगों को किल किया हुआ है। बुढ़िया की आंखें उस पोस्टर को देखकर फट गईं। लेकिन इससे पहले कि मामला और ज़्यादा एस्केलेट होता, लाइचू कहता है ग्रैंडमा मुझे और मोमोज चाहिए। बुढ़िया कहती है ठीक है मैं बनाती हूँ। लाइचू चालाकी से क्रिम्सन असैसिन को भी किचन में भेज देता है और ठीक उसी वक्त बेगर सेक्ट के डिसाइपल बुढ़िया को धक्का देकर घर के अंदर एंटर हो जाते हैं। रूम में अंदर पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात लाइचू से होती है। लाइचू उनको ग्रीट करता है। तभी उन डिसाइपल्स में से एक आदमी किचन के अंदर घुसता है। वो कहता है कि डम्पलिंग्स की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हम लोग काफ़ी देर से इस बयाबान जंगल में एक इंसान की तलाश में घूम रहे हैं और हमें काफ़ी भूख लगी हुई है। क्या तुम हमें कुछ डम्पलिंग्स दे सकते हो? असैसिन कहता है क्यों नहीं। हम देखते हैं कि बेगर सेक्ट का डिसाइपल असल में अपनी बातों में उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था और वो धीरे धीरे अपने हाथ को तलवार के कब्जे तक ले जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी तलवार को अपनी स्कैबर्ड से बाहर निकाल पाता, क्रिम्सन असैसिन ने उसकी बोलती हमेशा के लिए बंद कर दी। किचन में आवाज़ सुनकर उसके बाकी दोस्त भी वहाँ पहुँच गए और इसी के साथ वहाँ पर एक ब्रूटल फाइट ब्रोक आउट हो जाती है। क्रिम्सन असैसिन एक के बाद एक बेगर सेक्ट के डिसाइपल्स को डिस्पोज किए जा रहा था। तभी उनमें से एक बेगर ने लाइचू को पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर तलवार रखकर क्रिम्सन असैसिन को धमकी देने लगा, अगर तुमने एक भी कदम मेरी तरफ बढ़ाया तो मैं इस बच्चे की गर्दन काट दूंगा। उसके मुंह से इतने लफ्ज निकलने ही थे कि असैसिन ने अपने हाथ में रखा हुआ क्लीवर उसके सर में दे मारा और लाइचू उसके हाथों से छूट गया। अब क्रिम्सन असैसिन पहले से भी ज़्यादा चौकन्ना हो चुका था। वो इस फाइट को जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करता है। वो अपने सबसे करीब खड़े हुए असैसिन को ज़मीन पर पटक देता है और क्लीवर से उसका सर अलग कर देता है। ये नज़ारा देखते ही उसके दोनों साथी भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो दोनों भाग पाते वो उन दोनों का काम तमाम कर देता है। बुढ़िया अपने घर में चारों तरफ पड़ी लाशें देखकर डर गई थी। लाइचू से कहता है घबराओ मत, हम तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्रिम्सन असैसिन उस कमरे में पहुंचता है और लाइचू से कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। लाइचू कहता है यस मास्टर। वहाँ से जाने से पहले वो डम्पलिंग्स के लिए बुढ़िया को थैंक्स कहता है। सुबह हो गई। हम देखते हैं कि बुढ़िया अब भी उसी तरह डरी सहमी बैठी हुई थी। वो किसी से कह रही थी कि वो लोग वापस मोमोल विलेज नहीं जाएंगे। वो लोग वहाँ जाकर अपनी बोट लेना चाहते थे, लेकिन अब वो वहाँ नहीं जा सकते। हमें पता चलता है कि असल में इस बुढ़िया को ब्रांच लीडर और उसके आदमी ही इंटरोगेट कर रहे थे और वो उन्हीं के सवालों का जवाब दे रही थी। वो पूछता है कि उसने और क्या कहा। बुढ़िया कहती है कि उन लोगों ने मुझे खाना देने के लिए शुक्रिया कहा और यहाँ से चले गए। हम देखते हैं कि ओल्ड मैन अपने डिसाइपल्स की लाशों के पास बैठा हुआ था। वो कहता है कि क्रिम्सन असैसिन को पकड़ने के लिए हम जो कीमत चुका रहे हैं वो रोज़ाना बढ़ती ही जा रही है। ब्रांच लीडर बाहर आकर कहता है एल्डर, जो इन्फो हमें बुढ़िया से मिली है उसके हिसाब से वो लोग दोबारा मोमोल विलेज की तरफ नहीं जाएंगे। एल्डर कहता है कि ये बातें उन लोगों ने जानबूझकर उस बुढ़िया को बताई हैं ताकि हम उनका भरोसा कर लें और मोमोल विलेज से अपनी निगरानी हटा लें। वो हरामजादा हमें बेवकूफ़ बनाना चाहता है। खैर जो भी हो, लेकिन हम इस बुढ़िया की बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते।
क्रिम्सन असैसिन अपने प्लान में कामयाब हो गया। हमें अपनी फोर्सेस को 2 हिस्सों में बांटना ही होगा। लेकिन एक चीज़ वो भूल गया कि बेगा सेक्ट उसकी उम्मीद से भी ज़्यादा बड़ा है। वो कहता है कि हम लोग मोमोल विलेज की तरफ वापस जा रहे हैं और ब्रांच लीडर तुम जितनी जल्दी हो सके नानयांग की तरफ वापस लौट जाओ। हम देखते हैं क्रिम्सन असैसिन भी इसी का इंतजार कर रहा था। वो कहता है कि शहर में बेगर्स की तादाद आधी हो गई है, इसके बावजूद भी इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। बोट तक जाने के लिए हमें रात का इंतज़ार करना होगा, लेकिन अभी रात होने में काफ़ी वक्त है, तो बेहतर होगा कि हम लोग इसी वक्त सोकर अपनी नींद पूरी कर लें। वो दोनों उसी छत पर आराम करने लगते हैं। तभी नीचे से एक आवाज़ आती है। लाइचू इन आवाज़ों का सोर्स पता लगाने के लिए उस तरफ बढ़ता है और जैसे ही वो छत से नीचे की तरफ झांकता है तो वो देखता है कि एक आदमी एक औरत को हरास कर रहा था। क्रिम्सन असैसिन कहता है कि उन लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान मत दो, हमारी पोजीशन ऐसी नहीं है कि हम हर किसी की हेल्प करते फिरें। लेकिन तब तक लाइचू ऑलरेडी उस लेडी की हेल्प करने के लिए नीचे पहुंच चुका था। वो उस अटैकर से कहता है कि जहां हो वहीं रुक जाओ, वरना मैं अथॉरिटी में तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। वो आदमी कहता है उल्लू के पट्टे यहाँ से चला जा, वरना मैं तेरा सर तोड़ दूंगा। तब तक क्रिम्सन असैसिन भी वहाँ पहुँच जाता है। अब एक ग्रोन अप मैन को अपने सामने खड़ा देखकर वो आदमी डर जाता है। उसे लगा कि शायद ये लोग वाकई अथॉरिटीज में मेरी शिकायत कर देंगे, तो पास पड़ा अपना चाकू उठा लेता है और उन्हें धमकाने की कोशिश करने लगता है कि अगर तुम लोगों ने मेरे बीच में आने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों की खाल उधेड़ लूंगा। जैसे ही वो अपना चाकू उस औरत की तरफ से हटाता है और उन दोनों की तरफ पॉइंट करता है, लाइचू उस लेडी से चिल्लाकर कहता है मिस आप यहाँ से भाग जाइए। वो औरत ऐसा ही करती है, लेकिन वो आदमी उसे पकड़ने की कोशिश करता है। इससे पहले कि उस अटैकर के हाथ उस औरत तक पहुंचते, क्रिम्सन असैसिन उसे इतनी जोर का धक्का मारता है कि वो जाकर दीवार से टकरा जाता है। वो आदमी खुद को किसी तरह संभालता है। जैसे वो दोबारा उसकी तरफ देखता है तो क्रिम्सन असैसिन कहता है अगर तुमने दोबारा इस लेडी के साथ कोई बदतमीजी की तो हमें मजबूरन तुम्हारी शिकायत अथॉरिटीज़ के पास करनी पड़ेगी। वो ये बातें कह ही रहा था कि तब तक वो आदमी कहता है 1 मिनट, तुम्हारा चेहरा मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? हाँ अब याद आया, सारे शहर में तुम्हारे वांटेड वाले पोस्टर लगे हुए हैं, तो तुम वही मशहूर मर्डरर हो। उसकी बात सुनकर क्रिम्सन असैसिन 1 सेकंड के लिए सन्न खड़ा रह गया और दूसरे ही पल वो कहता है सब कुछ कितना सही जा रहा था, तुम्हें मुझे पहचानना नहीं चाहिए था। हम देखते हैं कि वाकई शहर भर में क्रिम्सन असैसिन और लाइचू के पोस्टर्स लगे हुए थे और हम देखते हैं वही बदमाश आदमी जो अभी एक लेडी को हरास कर रहा था। वो अपने कंधों पर एक बड़ा सा बैग लादे हुए बोट्स की तरफ बढ़ रहा था और वो वहाँ पहुंचकर उसी येलो नोट वाली बोट को खोलने लगता है जो कि क्रिम्सन असैसिन के लिए वहाँ खड़ी थी। इससे पहले कि वो उस बोट को लेकर वहाँ से निकल जाता, उसे कोई आवाज़ देता है ली सैम, हे ली सैम, इस तरफ देखो, शिप इस डॉक से निकलने वाला है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ। ली सैम वहाँ से उठकर उस आदमी के साथ चला जाता है। हम देखते हैं वो शिप तक पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद वहां सामान रखवाना शुरू कर देता है। जैसे ही शिप पर सारा सामान लाद दिया जाता है, शिप वहां से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। शिप का एंकर उठा लिया जाता है और शिप फाइनली डिपार्ट हो जाती है। तभी हम देखते हैं ली सैम का एक साथी उससे पूछता है ली सैम आखिर तुम्हारे बैग के अंदर क्या है? इसमें से कुछ हिलने की आवाज़ें आ रही हैं। ली सैम कहता है कि ये बॉक्स मेरे एक पुराने दोस्त के लिए है, उसने मुझसे ये बॉक्स चियोनियल टाउन पहुँचाने के लिए कहा था और उस बॉक्स को ज़रा ध्यान से छूना, उसके अंदर 30 वाइपर्स रखे हुए हैं। वाइपर्स का नाम सुनते ही वो आदमी डर गया और बॉस से ली सैम भी शिकायत करता है कि वो शिप पर ढेर सारे वाइपर्स लेकर आया है। बॉस भी उसकी बातों को सुनकर शॉक हो गया, लेकिन सैम कहता है कि ये मेरे एक करीबी दोस्त ने मुझसे हेल्प मांगी थी, इस वजह से मैंने ऐसा किया है। प्लीज सिर्फ इस बार मुझे ये पार्सल ले जाने दीजिए और आइंदा से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। खैर शिप का कैप्टन भी उसकी बात मान लेता है। तभी हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है। एक बेगर एक ट्री के नीचे लेटा आराम से मजे की नींद सो रहा था। तभी कोई आकर उसकी नाक को फ्लिक करता है, जिसे वो खड़बड़ा कर उड़ जाता है और अपने सामने एल्डर को बैठा देखता है। एल्डर कहता है कि अगर मेरी जगह यहाँ क्रिम्सन असैसिन होता तो अब तक तुम्हारा सर जमीन पर गिर चुका होता। वो बेगर डिसाइपल उससे माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। इससे पहले कि वो बेगर अपने सर को ऊपर उठाता, वहाँ एक दूसरा बेगर दौड़ता हुआ आ जाता है। एल्डर एल्डर एक मर्डर हो गया है। एल्डर उससे पूछता है कि इस बार कौन मारा गया। उसका डिसाइपल कहता है कि इस बार वो कोई बेगर डिसाइपल नहीं था, मेरे ख्याल से अगर आप खुद एक बार चलकर वहाँ ये देख लें तो बेहतर होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली सैम का पियक्कड़ दोस्त उसके पास आता है और वो दोनों आपस में कुछ बातें करना शुरू करते हैं। उन दोनों में हंसी मजाक चल ही रहा था कि अचानक वो पियक्कड़ आदमी उससे कहता है ली सैम तुम भी यार, अरे ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? ली सैम पूछता है क्या हुआ मेरे चेहरे को? हम देखते हैं कि ली सैम की खाल उसके चेहरे से छूटने लगी थी, लेकिन इससे पहले कि ली सैम का पियक्कड़ दोस्त वहाँ कोई मुसीबत खड़ी करता, वो उसे बेहोश कर देता है। और हम देखते हैं कि ये ली सैम नहीं था बल्कि क्रिम्सन असैसिन था, जिसने ली सैम के चेहरे की खाल को पहन रखा था। वो कहता है कि अगर मैंने इतनी जल्दबाजी में इस मास्क को न बनाया होता तो ये आदमी कभी भी मुझे पहचान ना पाता। वो उसके चेहरे को नदी में उछाल देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्डर भी उस लाश तक पहुंच चुका था। वो ये देख कर हैरान हो गया कि इस लाश का चेहरा ही गायब था। वो पूछता है कि इस आदमी की लाश को किसने ढूंढा। वहाँ खड़ा ऑफिसर बताता है कि इस लाश को इस बूढ़े आदमी ने ढूंढा है और इसके हिसाब से ये आदमी एक ट्रांसपोर्ट शिप पर काम करता था। ये सुनते ही एल्डर अपने डिसाइपल से कहता है कि योंगजिंग शिप को रोकना होगा, लेकिन उसके डिसाइपल उसे बताते हैं कि वो शिप तो 4 घंटा पहले ही यहाँ से निकल चुका है। एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्से में था।
वो पूछता है कि ये शिप किस किस स्टॉपेज पर रुकता हुआ जाता है। उसके डिसाइबल से बताते हैं कि ये शिप बाइका और चियोन्युल टाउन के बीच में आता और जाता है और इसका बीच में सिर्फ एक स्टॉप है और वो है नानयांग वॉर्फ। वो कहता है कि ब्रांच लीडर को नानयांग भेजने का फैसला अच्छा था। फौरन लीडर को सिग्नल भेजकर इशारा करो कि वो नानयांग में ही रुके। उसके इतना कहते ही सिग्नल वाले फायरवर्क्स दाग दिए जाते हैं। दूसरी तरफ हम शिप पर देखते हैं कि क्रिम्सन असैसिन का भेद खुल चुका था, तो वो बॉक्स से लाइचू को बाहर निकालता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें तैरना आता है? लाइचू कहता है कि आज तक मैंने कभी तैरने का ट्राई ही नहीं किया। वो कहता है कि आज तुम तैरना सीखोगे और ये कहकर उसे पानी में उछाल देता है। लाइचू जाकर पानी के अंदर गिरा और क्रिम्सन असैसिन भी उसके पीछे पीछे पानी में छलांग लगा देता है। वो अपने दाएं बाएं लाइचू को तलाश करता है और कुछ ही सेकंड्स में उसे लाइचू दिख जाता है।